आप देख रहे हैं जी सलाम पर वर्ल्ड न्यूज। कतर को सऊदी अरब की तरफ से सरबराही इजलास में शिरकत की दावत दी गई है। कतर में के अमीर शेख तमाम को सऊदी शाह का तहरीरी दावतनामा मौसूल हुआ है और सऊदी अरब के फरमानरवा शाह सलमान ने कतर के अमीर शेख तमाम को खलीजी ममालिक की सरबराही कॉन्फ्रेंस में शरीक होने का दावतनामा भेजा है। हालांकि कतर की हुकूमत ने अभी ये नहीं बताया कि शेख तमाम ने दावतनामा कबूल कर लिया है या नहीं और सरबराही इजलास में उनका किस तरह का वफ्द शरीक होगा। आपको बता दें कि जून 2017 में सऊदी अरब और कतर के दरमियान कशीदगी बढ़ गई जब सऊदी अरब हुकूमत और उसके इत्तेहादी अरब मुल्कों ने दोहा पर दहशतगर्दों की मदद का इल्जाम लगाते हुए उनके साथ सिफारती, तिजारती और मवासिलाती ताल्लुकात खत्म कर दिए थे। ईरान के चाबहार पोर्ट में आज एक बड़ा बम धमाका हो गया। इस धमाके में 3 लोगों की मौत हो गई है, 20 जख्मी हुए हैं। यह धमाका चाबहार पुलिस हेडक्वार्टर के पास एक कार में हुआ। धमाके के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मकामी मीडिया के मुताबिक यह खुदकुश धमाका है और इस हमले में 3 लोगों की मौत के अलावा करीब 20 लोग जख्मी भी हुए हैं। आपको बता दें कि चाबहार में भारत और ईरान मिलकर के बंदरगाह की तामीर कर रहे हैं। इस लिहाज से हिंदुस्तान के लिए यह शहर काफी अहमियत रखता है। आपको बता दें कि ईरान का चाबहार शहर पाकिस्तान से सटे बॉर्डर पर बसा हुआ है और इसका कुछ इलाका बलूचिस्तान से भी सटा हुआ है। गौरतलब है कि चाबहार बंदरगाह मंसूबे को भारत और ईरान के साथ मिलकर डेवलप कर रहा है। इसके बनने के बाद ईरान से सामान लाने के लिए पाकिस्तान से होकर नहीं आना पड़ेगा। बंदरगाह से अफगानिस्तान को भी फायदा होगा। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के वक्त इस समझौते पर दस्तखत किए गए थे, लेकिन कुछ वजूहात से यह प्रोजेक्ट उस वक्त परवान नहीं चढ़ पाया था। यमन के जंगी फरीकों ने आज हजारों कैदियों को रिहा करने के लिए इत्तेफाक राय बना ली है, जिसमें कि यूएन के सालसी में पहली अमन मुज़ाकरात के लिए शुरुआत की गई। जंग की वजह से लाखों लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गए थे, जिसकी वजह से अक़वाम मुत्तहिदा आगे आई। मार्टिन ग्रिफिथ्स ने स्टॉकहोम के बाहर मीडिया को बताया कि मुज़ाकरात की शुरुआत में कैदी स्विपिंग पर इत्तेफाक राय बनी है और हजारों परिवारों को एकजुट कर दिया जाएगा। रेड क्रॉस की बैनुल अक़वामी कमेटी ने कहा कि कम से कम 5000 कैदियों को रिहा किया जाएगा। तो यमन के जंगी फरीकों ने आज हजारों कैदियों को रिहा करने के लिए इत्तेफाक राय बना ली है, जिसमें कि यूएन के सालसी में पहली बार अमन मुज़ाकरात के लिए शुरुआत हुई है। जंग की वजह से लाखों लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गए थे, जिसकी वजह से अक़वाम मुत्तहिदा आगे आया और मार्टिन ग्रिफिथ्स ने स्टॉकहोम के बाहर मीडिया को बताया कि मुज़ाकरात की शुरुआत में कैदी स्वेपिंग पर इत्तेफाक राय बनी है और हजारों परिवारों को एकजुट कर दिया जाएगा। रेड क्रॉस की बैनुल अक़वामी कमेटी ने कहा कि कम से कम 5000 कैदियों को रिहा किया जाएगा। और हमारे साथ फजलुर रहमान साहब जुड़ गए हैं, जो कि एक्सपर्ट हैं मिडिल ईस्ट मामलों के। उनसे बात करेंगे। जी, यमन का बहरान जो कि अब काफी मुश्किल हालात में पहुंच चुका है, यमन की जंगी फरीकों ने आज हजारों कैदियों को रिहा करने के लिए जो इत्तेफाक राय बनाई है, उसको किस तरह से देखें? देखिए, यहाँ पे ये पूरा चल रहा है, ये सारी शुरुआत पहले हैं, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स है ये जी। जो है उनकी बहुत सारी डिमांड है दोनों पार्टी, लेकिन जो मेन नुकात है डिफरेंसेस पे अभी इस पर भी बात नहीं शुरू हुई है। तो ये पोर्ट खोलना है जो सप्लाई के लिए दोनों बॉर्डर अप्रूव कर रखे हैं हुतियों ने, उनको खोलना, ये सारी की सारी चीजें भी इसलिए वो शुरुआती मरहले में है। इसके बाद अभी जो मेन चीज बाकी है कि क्या उनके जो सियासी मुस्तकबिल है हुती का, जब वो गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे या हाली प्रेसिडेंट हैं उनको हटाया जाएगा, किस तरह की गवर्नमेंट बनेगी, ये सारी की सारी जो चीजें हैं जिसको लेके सख्त इख्तिलाफात तकरीबन 6 साल से बरकरार अभी इसको भी बात नहीं शुरू होती है। मुझे लगता है कि ये शुरुआत अच्छी शुरुआत है, लेकिन जब पार्टियां जब हम लोग आएंगे तो उसको कैसे चीज वो करती है, किस हद तक नेशनल कमेटी उनको पहुंचू कर पाती है, या जो यूएन के जो खास सफीर हैं जो यमन में सब काफी पार्टियां जो वहां पे कंफ्लिक्ट खत्म हो जाए, अभी वो नुकात उन्होंने साइड लाइन रख दिया है। जो है वो तो काफी अच्छा लग रहा है, काफी दिखा रहा है, लेकिन अभी ना कुछ प्रोसेस अपने तकरीबन उसने सारे ऑब्जेक्टिव किया है या वहां पे बाद ये कहना जरा मुश्किल है। ये कहना जरा मुश्किल है, लेकिन एक शुरुआती पहला मरहला है, एक शुरुआत हुई है, एक इसको हम आगाज कह सकते हैं, लेकिन ये कितना दूर तक जाएगा इस पर कुछ शुबहात हैं क्या आपको?
जो डिमांड है दोनों पार्टी जैसे होती है, उनकी डिमांड ये है कि अहमद मंसूर हदी साहब अपने जो है मनसब से इस्तीफा दें। उस पर आज जो डेलीगेशन कर रहे हैं उन्होंने कहा ये कंप्लीटली नॉनसेंस है। तो जो शुरुआती जो इशारा आ रहे हैं उससे लगता है। हम आपको दोबारा अपने साथ जोड़ेंगे फजलुर रहमान साहब। अभी फोन लाइन में कुछ दिक्कत होने की वजह से आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ पा रही थी। एक बार अपने नाज़रीन को इस खबर से एक बार फिर बाखबर कर देते हैं। यमन की जंगी फरीकों ने आज हजारों कैदियों को रिहा करने के लिए इत्तेफाक राय बना ली है। इसमें यूएन के सालसी में पहली बार अमन मुज़ाकरात के लिए शुरुआत की गई है। जंग की वजह से लाखों लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गए थे। इसकी वजह से अक़वाम मुत्तहिदा आगे आया और मार्टिन ग्रिफिथ्स ने स्टॉकहोम के बाहर मीडिया को बताया कि मुज़ाकरात की शुरुआत में कैदी स्वैपिंग पर इत्तेफाक राय बनी है और हजारों जो कुनबे हैं उनको एकजुट कर दिया जाएगा। रेड क्रॉस की बैनुल अक़वामी कमेटी ने कहा कि कम से कम 5000 कैदियों को रिहा किया जाएगा। तो एक बड़ी पहल के तौर पर इसे देखा जा रहा है। हमने अपने साथ आलमी उमूर के माहिर, खासतौर से मिडिल ईस्ट मामलों के एक्सपर्ट फजलुर रहमान साहब को भी जोड़ा था। उनका साफ तौर पर कहना है कि हालांकि पहला मरहला है, लेकिन जो शर्तें हैं हौसियों की वो कुछ मुश्किल हैं। तो इसको देखते हुए ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि एक बड़ी और मुस्बत पहल है, लेकिन हाँ इतना है कि एक कोशिश जरूर शुरू हो चुकी है और ये एक आगाज है। यमन का जो बहरान है वो बहुत मुश्किल हो चुका है और एक ऐसे हालात में पहुंच गया, ऐसी शक्ल में पहुंच गया है कि अब इसे हल करना बेहद जरूरी है, क्योंकि लाखों लोग बीमारी से जूझ रहे हैं, लाखों लोग बेहद परेशान हैं और बच्चे भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। अब हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं। तो यमन की जंगी फरीकों ने आज हजारों कैदियों को रिहा करने के लिए इत्तेफाक राय बनाई है, जिसमें कि यूएन की सालसी में पहली अमन मुज़ाकरात के लिए शुरुआत हो गई है। जंग की वजह से लाखों लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गए थे, जिसकी वजह से अक़वाम मुत्तहिदा आगे भी आई है और मार्टिन ग्रिफिथ्स ने स्टॉकहोम के बाहर मीडिया को बताया कि मुज़ाकरात की शुरुआत में कैदी स्वैपिंग पर इत्तेफाक राय बनी और हजारों परिवारों को एकजुट कर दिया जाएगा। रेड क्रॉस की बैनुल अक़वामी कमेटी ने कहा कि कम से कम 5000 कैदियों को रिहा किया जाएगा। अफगान मफाहिमत के लिए अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलज़ादे ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की और इस दौरान खलीलज़ादे ने इमरान खान को अमेरिकी सदर ट्रंप का पैगाम भी दिया, जिसमें कि अफगानिस्तान में क़याम अमन की कोशिशों में पाकिस्तान की मदद की बात कही गई है। इस मौके पर इमरान खान ने अफगानिस्तान में पायदार अमन के लिए पूरा ताउन करने की यकीन दहानी कराई। अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे वफ़द से इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन और बाहमी ताउन पर यकीन रखता है। इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए अपना हर मुमकिन किरदार अदा करने को तैयार है। इमरान खान ने मजीद कहा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए निहायत अहमियत रखता है और इसलिए अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अहम है और इसके लिए पाकिस्तान अपना पूरा ताउन देना चाहता है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान के हमसाया मुल्क पाकिस्तान और ईरान की तरफ से अफगान अमन अमल की हिमायत का इजहार ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिका की तरफ से अफगान तालिबान को मुज़ाकरात की मेज पर लाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। इसी सिलसिले में अफगान मफाहिमत के लिए अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलज़ैद तीसरी बार खित्ते के दौरे पर हैं। और अनस मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, हमारे रिपोर्टर हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस्लामाबाद से। उनसे बात करेंगे। जी, ये कोशिश है अफगान मफाहमत के लिए अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलज़ादे ने पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की, कैसे इसको देखा जाए? अगर हम ब्रॉड प्रोस्पेक्टस में देखें तो किस तरह से इसको लिया जाना चाहिए? जी बिल्कुल इमरान, पाकिस्तानी अमरीका की जो नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगान मफाहिमती अमल ज़ल्मे खलीलज़ाद ने 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान किया। आज सुबह उन्होंने अपना 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके काबुल के लिए रवाना हुए। उन्होंने अपने दौरे पाकिस्तान में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान, वज़ीर ख़ारजा और सेक्रेटरी ख़ारजा समेत आर्मी चीफ से भी मुलाकातें की हैं। साथ साथ उन्होंने मुस्तैद सफ़ीरों से भी मुलाकातें की और मुलाकातों में ज़ल्मे खलीलज़ाद ने अफगान मसले के सियासी हल के लिए अमरीकी आज़म को दोहराया है। ये वही बात है जो पाकिस्तान तकरीबन पिछले 15 से 17 साल से करते आया है कि अफगानिस्तान के मसले का हल सियासी है और फौजी नहीं। तो एक कन्वर्जेंस जिस तरह हम कहते हैं और देखते आ रहे हैं कि अमेरिका की पाकिस्तान की जानिब हो रही है, पाकिस्तान के स्टांस की हिमायत जो करते हैं कि अफगानिस्तान के मसले का हल सियासी है और फौजी नहीं, वो हमें नजर आ रहा है। साथ साथ एक सिग्निफिकेंट बात यह है
पूरे अमल के दौरान कि आज से 2 रोज कबल गोया जल्द खलीलजाद के आने से 24 घंटे पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वजीर आजम इमरान खान पाकिस्तानी वजीर आजम को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने मदद दरकार की और मदद सॉर्ट की अफगान मफाहमती अमल के लिए। और इसी अष्टा में हमने देखा कि इसी दौरान बीच में तकरीबन पीर की शाम को अफगान तालिबान पॉलिटिकल ऑफिस का जो सियासी दफ्तर है दोहा का, उसका एक साथ रुकनी वक्त ही पाकिस्तान आया। तो बड़ी पाकिस्तान की जानिब से जो पाकिस्तान का किरदार इस पूरे अफगान मफाहमती अमल में इस सारे उसमें काफी ज्यादा बड़ा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अफगानी लीडरशिप कई बार कह चुकी है, कई बार अलग अलग मंचों से बात कह चुकी है कि पाकिस्तान का किरदार अफगानिस्तान के लिए जो है बहुत अच्छा नहीं रहा है। कई बार तो इल्ज़ाम भी सीधे लगाया गया है पाकिस्तान पर कि तालिबान को सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान या उनकी मदद करता है। इस तरह की बातें भी सामने आती रही हैं। ऐसे में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे तो नहीं रहे हैं, लेकिन क्या ये जो कोशिश है उससे पाकिस्तान का जो किरदार है इस वक्त अफगानिस्तान के लिए उसको और ज्यादा मजबूती मिलेगी? क्योंकि खुद अफगानिस्तानी लीडरशिप कई बार इस तरह की बातें कर चुकी है। जी बिल्कुल इमरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात हैं वो कोई अच्छे दर्जे में नहीं रहे। पाकिस्तान के तमाम तर अपने हमसाए हैं उनसे किसी भी ऐसे हमसाए के साथ किसी भी क्लीजी किरदार जिसके बाद उनमें से एक अफगानिस्तान के साथ भी ताल्लुकात इस तरह रहे हैं। अफगान लीडरशिप ने कहा पाकिस्तान पर ये इल्जाम लगाई कि पाकिस्तानी सरजमीन से मौजूद दहशतगर्द अफगानिस्तान में जो है वो अटैक स्पॉन्सर कर रहे हैं और अटैक करवा रहे हैं, हमले करवा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से अब तक वही रेटरिक सामने आया है कि पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन पे तकरीबन 4 से ज्यादा ऑपरेशन किए हैं, बाढ़ लगाने का अमल जारी है। आज भी हमने देखा कि पाकिस्तानी फौज के जो तर्जुमान है, अफवाज के जो तर्जुमान है मेजर जनरल आसिफ कपूर DGISPR जो है, उन्होंने भी यही बात की कि तकरीबन अगर पाकिस्तानी सरजमीन पे अगर कोई दहशतगर्द मौजूद है तो वो ज्यादा नंबर्स में नहीं है। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो कि एक अफगानिस्तान से ऑपरेट होता हुआ ग्रुप है, कुनड़ में जिनके अफगान सूबे कुनड़ में जिनके जो हेडक्वार्टर्स है वो मौलाना फजलुल्लाह जहाँ से ऑपरेट करते हैं उनके अमीर, उनकी तादाद भी तकरीबन 2000 से 3000 है। पाकिस्तान का एक ही रेटरिक रहा है कि पाकिस्तान का जो बाढ़ लगाने का अमल है दुरन लाइन से तकरीबन 2611 किलोमीटर की जो दुरन लाइन है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर, अगर इसके ऊपर बाढ़ लग जाती है और बाढ़ लगाने का अमल जब कंप्लीट हो जाएगा तो दहशतगर्दों की जो खुलेआम मूवमेंट है दोनों तरफ पाकिस्तान से अफगानिस्तान और से पाकिस्तान में, उनको रोकने में मदद मिलेगी जिसके दोनों तरफ देर का अमन अचीव किया जा सकता है। लेकिन अफसोस की बात यह है अनस की दोनों एक दूसरे को मुतासिर एक दूसरे से बताते हैं। अफगानिस्तान कहता है कि हम पाकिस्तान से मुतासिर हैं कहीं ना कहीं दहशतगर्दी से उधर से होने वाली, और पाकिस्तान कहता रहा है कि हमारी जो अफगान बॉर्डर है वो कभी भी सेफ नहीं रही और वहां से जो है तालिबान और इस तरह के जो है अफराद और इस तरह के दहशतगर्द आते हैं और नुकसान पाकिस्तान का करते हैं और खासतौर से आपकी जो वजीरिस्तान वगैरह है वहां के हालात को बिगाड़ते हैं। बेहतर और क्या बाढ़ लगाने से हालात सुधर जाएंगे? जी बिल्कुल, बाढ़ लगाने से जो फ्री मूवमेंट है, क्योंकि अपनी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वो बेशतर मुकामात से हद बंदी ही नहीं है, जिसके बाइस हमने देखा कि क्वेटा बलूचिस्तान के कुछ इलाके ऐसे हैं या जो शुमाली इलाका जाते हैं वहां पर भी कुछ इलाके ऐसे थे कि घरों के डिस्प्यूट से आधा घर अफगानिस्तान और आधा घर पाकिस्तान की टेरिटरी में था। हमने बाढ़ लगाने का चमन की साइड पे शुरू किया गया, बलूचिस्तान के इलाकों में शुरू किया गया। तब देखा कि अफगान फोर्सेज और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज के दौरान झड़प हुई जिसके बायस चमन में जो बाबे दोस्ती गेट था वो भी काफी अरसे तक बंद रहा, सूरत हाल बहुत कशीदा रही। तो बाढ़ लगाने के अमल से दोनों तरफ जो फ्री मूवमेंट है काम हो जाएगी, जिसके बायस दहशतगर्दों की मूवमेंट भी उनको भी लगाम लग जाएगा। बाढ़ लग जाएगी इसके बाद जो दोनों तरफ के लोग हैं उनको इस मैकेनिज्म के थ्रू, अगर पासपोर्ट नहीं तो बायोमेट्रिक सिस्टम के थ्रू ही जाना पड़ेगा। जो रिकॉर्ड जो होगा वो इन चेक रहेगा। अभी सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे रोजाना की बुनियाद पर जो तकरीबन 4 के करीब चेक पॉइंट्स हैं, 4 के करीब जो गेटेड बॉर्डर्स हैं, उनमें रोजाना की बुनियाद से अफगानिस्तान से पाकिस्तान तकरीबन 35,000 लोग रोजाना की बुनियाद पर आते हैं। ये एक बहुत बड़ा हजम है, एक बहुत बड़ा नंबर है और ज्यादातर लोग उनमें से वो हैं जो कि 25 सिस्टम के थ्रू आते हैं। जब बाढ़ लग जाएगी जिसके बाद
पासपोर्ट या कोई शनाख्ती कार्ड होना लाजमी होगा, जिसके बाद बायोमेट्रिक सिस्टम निजाम लाजमी होगा, तो दोनों तरफ से जो शिकायत है वो दूर हो जाएंगी, क्योंकि दोनों तरफ से रिकॉर्ड जो होगा, डेटा जो होगा, वो मेंटेन किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया अनस मलिक, इस्लामाबाद पाकिस्तान से इस पूरी बातचीत के लिए आपका। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए एक और पहल शुरू हुई है। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे तुर्की की। तुर्की के एक वकील ने मुतालबा किया है कि सहाफी जमाल खाशोगी के कत्ल को लेकर सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के करीबी 2 सऊदी शहरियों के खिलाफ वारंट जारी किया जाए। इस्तांबुल में चीफ प्रोसिक्यूटर ऑफिस में अहमद अल असीरी और सऊदी अल कहतानी के खिलाफ वारंट जारी किए जाने के मुतालबे को लेकर मंगल को अपील दायर की गई थी। अदालत में पेश दस्तावेजों में उन्हें वॉशिंगटन पोस्ट के सहाफी खाशोगी के कत्ल के कलीदी साजिश करने वालों में शामिल बताया गया था। और असीरी गैर मुल्की मेहमानों के साथ मोहम्मद बिन सलमान की अकेले में होने वाली मीटिंगों में अक्सर मौजूद रहते हैं, जबकि कहतानी उनके अहम मुशीर हैं। सऊदी अरब के ये मान लेने के बाद कि खाशोगी का कत्ल किया गया है, दोनों बर्खास्त किए जा चुके हैं और तुर्की के मुताबिक खाशोगी का कत्ल करने के लिए 15 रुकनी सऊदी टीम इस्तांबुल भेजी गई थी। तुर्की ने सऊदी से इस मामले में शफाफ जांच में ताउन करने का मुतालबा किया है। साथ ही तुर्की ने यह भी इंतबाह दिया है कि अगर सऊदी तफ्तीश में मदद नहीं करता है तो वो आलमी तफ्तीश के लिए भी कदम उठा सकते हैं। अभी तक हम सब्र के साथ सऊदी अरब में जारी तफ्तीश की जानकारी की अपील कर रहे थे, लेकिन अभी तक हमें कोई जानकारी नहीं मिली। सऊदी अरब हमेशा हमसे जानकारी मांगता रहा, हम हमेशा जानकारी शेयर करते भी रहे, लेकिन सऊदी अरब को भी हमारे और आलमी कम्युनिटी के साथ शफाफ होने की जरूरत थी। उन्हें हमारे साथ जांच की जानकारी शेयर करनी चाहिए थी, लेकिन हमें कुछ तनाज़े वाले बयान देखने को मिले। जमाल खशोगी की लाश अभी तक नहीं मिली है, हमें उसके बारे में पता भी नहीं है, लेकिन हमने हमेशा कहा कि हमारी जानिब से गहराई से तफ्तीश की जा रही है। हम इस जांच के आखिर तक जाना चाहते हैं, लेकिन अगर इस तरह की परेशानियां बीच बीच में आती रहीं तो हमें आलमी तफ्तीश के लिए जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। खबरों के सफर को और आगे बढ़ाएंगे। अमेरिकी स्पेशल फोर्स की मावनियत से सिक्योरिटी इदारों में शिद्दत पसंद ग्रुप अल-शबाब के 2 ठिकानों पर हमले किए हैं, जिसके नतीजे में कई दहशतगर्द हलाक और जख्मी हो गए हैं। सोमालिया इंटेलिजेंस हुक्काम का कहना है कि बुध की रात अल-शबाब के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई के साथ ही अमेरिकी फौज ने 2 फिजाई हमले भी किए, जिसके नतीजे में बारूद से भरी एक गाड़ी तबाह हो गई है। यह गाड़ी दहशतगर्दी के मकसद से तैयार की गई थी। अल-शबाब के दहशतगर्द इन ठिकानों पर शहरियों और कारोबारी गाड़ियों को गुजरने से रोकते थे और उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश करते थे। सोमालिया के गांव के लोगों ने भी बताया कि उन्होंने इस दौरान जोरदार धमाकों और फायरिंग की आवाजें सुनी। हालांकि अमेरिकी फौज की तरफ से सोमालिया में अल-शबाब के खिलाफ कार्रवाई के बारे में कोई तस्दीक या तरदीद नहीं की गई है। आपको बता दें कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के बाद सोमालिया में अमेरिकी फौजी कार्रवाइयों में इजाफा हुआ है। रवां साल के दौरान अमेरिकी फौज सोमालिया में अल-शबाब के जंगजुओं के ठिकानों पर 37 फिजाई हमले कर चुकी है। जापान में अमेरिकी मैरियन के 2 तैयारों के हादसे के बाद लापता होने वाले 7 एहलकारों की तलाश का काम शुरू कर दिया गया है। अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो पाया कि हादसे की वजह क्या थी। अमेरिकी ओहदेदारों का कहना है कि तैयारा मामूल की तरबियती परवाज पर था। तबाह होने वाले तैयारे F-18 फाइटर और C-130 टैंकर थे। फौजी ओहदेदारों का कहना है कि तैयारों ने जापान के जनूबी हिस्से में वाक़े मेरियन फिजाई स्टेशन एवाकोनी से उड़ान भरी और वो प्रोग्राम के मुताबिक तरबियती परवाज पर था। C-1 टैंकर तैयारे पर अमले के 5 जबकि F-18 फाइटर पर 2 एहलकार सवार थे जो हादसे के बाद से लापता हैं। हादसे की वजूहात का फौरी तौर पर इल्म नहीं हो सका है, लेकिन फौजी ओहदेदारों का कहना है कि बाज़ाहिर किसी भी तैयारे ने परवाज के दौरान कोई गलती नहीं की। हालांकि हादसे की तहकीकात शुरू कर दी गई है। हादसे के फौरन बाद जापान का इमदादी तैयारा लापता फौजियों की तलाश और इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए रवाना कर दिया गया है। I got tragic news very early this morning that an air-to-air refueling exercise off the coast of Japan involving a C-130 cargo ship with fuel and an F-18. But I'm encouraged by the fact that the United States and Japan have worked so closely together, and I want to thank the Japan Self-Defense Force for immediately joining us in a closely integrated exercise
to search and rescue those involved. I'd also like to say that my heart goes out to the families and the colleagues of the Marines that are involved. They risk their lives every day to protect Japan and to protect this region. And sometimes they pay the greatest cost. So I want to emphasize that this security alliance that we have is critical and it's moving forward in a very positive direction. अमेरिका के साबिक सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश की सरकारी एजाज के साथ आखिर रस्मात अदा की गई। इस मौके पर अमेरिका की आला तरीन सियासी शख्सियात के साथ साथ पूरी दुनिया की मौजूदा और साबिक लीडर ने शिरकत की। साबिक सदर बुश का जज्दे खाकी वाशिंगटन डीसी के नेशनल कैथेड्रल में रखा गया था। अमेरिका के 5 साबिक सदूर और 4 खातून अव्वल वाशिंगटन डीसी में साबिक सदर बुश की आखिर रस्मात में शरीक हुए। शुमाल मशरक़ी चीन में शदीद बर्फबारी के बाद मौसम बेहद सर्द हो गया है। शेंडोंग शहर में दर्जा हरारत -30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बर्फबारी से जहां सयाहों के चेहरे खुशी से खिल उठे तो दूसरी जानिब ट्रैफिक निजाम दरहम बरहम हो गया। बर्फबारी के बाद कुर्बीन इलाके में सयाह इस खूबसूरत नजारे के शाहिद बने। माउंट ट्राई काउंसिल के मुताबिक देर रात 3 बजे बर्फबारी शुरू हुई। तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। आप रहिए जी सलाम के साथ।